विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज अ कलेक्शन ऑफ द पस इन क्विंसी। तो क्विंसी आपको पता है पेरीटॉन्सिलर एब्सेस होती है, तो वहाँ पे ही होंगी ना पस, ठीक है। मोस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर जो होता है ना एसोफेगस का, वो क्या होता है, लियोमायोमा होता है। पेज नंबर 390 पे लिखा हुआ है, 390 पे लिखा हुआ है कि न्यूप्लाज्म्स ऑफ एसोफेगस बिनाइन न्यूप्लाज्म में सबसे कॉमन लियोमायोमा है। फिर आता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेजियल कैंसर कौन सा होगा, ये आपने उसमें जीआईटी में भी पढ़ा होगा कि कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, स्क्वैमस वाला, ठीक है। तो ये उसी पेज पे लिखा हुआ है, 390 पेज पे पैथोलॉजी में लिखा हुआ है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन 93%, और बाकी जो एडिनो कार्सिनोमा होता है वो 3% होता है, ठीक है। फिर कार्डियक एक्लेजिया आ जाता है 389 पेज पे, आपका लिखा हुआ है कार्डियक एक्लेजिया। आपको पता है ना कि वो नीचे से पेरिस्टालसिस खराब हो जाती है स्फिंक्टर की ना, उसकी वजह से। अब यहाँ पे उन्होंने डायग्नोसिस लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड बाय रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम बेरियम स्वेलो करवाते हैं, जिसमें हमें एसोफेगस डायलेटेड मिलता है, रैट टेल अपीयरेंस मिलती है जिसको हम बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं। मैनोमेट्रिक स्टडीज़ में हमें क्या मिलता है कि जब जो लोअर स्फिंक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि फेलियर ऑफ द स्फिंक्टर टू रिलैक्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे यही होगा, एसोफेगल डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्फिंक्टर सही तरह से रिलैक्स नहीं कर रहा, सारा खाना जो है वो पीछे ही जमा होता जाएगा, एसोफेगल डायलेशन हो जाएगी, उसकी वजह से रैट टेल अपीयरेंस आएगी या बर्ड बीक अपीयरेंस आएगी, और फेलियर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। लेकिन ये स्पेज़म वगैरह नहीं होता, एक्लेजिया कार्डिया में ऐसे खुल जाता है एसोफेगस, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज इज डेरिवेटिव ऑफ विच ब्रेंकियल आर्च। फिर आता है 59 पे, तो इसका ये है 322 पेज पे है। आपको ये एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट की दिखाई है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि एपिग्लॉटिस जो होता है ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से बनता है। फिर थायराइड कार्टिलेज का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो फोर्थ हार्ट से बनता है। फिर बाकी जो थायराइड कार्टिलेज का लोअर पार्ट है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, सारे सी जो हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स, ये सारे सिक्स्थ हार्ट से बनते हैं। फिर जो हायोइड बोन होती है उसकी बॉडी का अपर पार्ट और लेसर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन, ठीक है, और साइलोहायोइड लिगामेंट, ये सारे सेकेंड हार्ट से बन रहे हैं। और थर्ड आर्ट से भी हैव द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हायोइड एंड ग्रेटर कॉर्नर, ठीक है, ग्रेटर कॉर्नर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हायोइड थर्ड आर्ट से बन रहे हैं, ठीक है। 4623 इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज डेरिवेटिव ऑफ विच ब्रेन के लार्ज, तो यहाँ पे उन्होंने सिक्स बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिक्स उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। थर्ड आर्ट से क्या बन रहा था, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड एंड ग्रेटर कॉर्नर, ठीक है। फोर्थ आर्ट से क्या बन रहे थे, हमारे सारे सी बन रहे थे, लोअर पार्ट ऑफ द थायराइड बन रहा था और इंट्रिंसिक मसल्स बन रहे थे। फिफ्थ आर्ट से जो है कोई भी नहीं बन रहा था, हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस जो है इसे एपिग्लॉटिस बन रही थी। तो अब फिफ्थ आर्ट ही रह गया, तो हम क्रिकॉइड कार्टिलेज को इसके अंदर ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला जो है, जो फोर्थ आर्च जो है उससे अपर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज बन रहा था, ठीक है। सेंसरी नर्व सप्लाई अबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा होता है, सुपीरियर लेरेंजियल होती है, लेकिन सुपीरियर लेरेंजियल की आगे से एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है, ठीक है। अब जो इंटरनल होती है ना वो ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करी होती है, सुपीरियर लेरेंजियल की ब्रांच, और ये करंट जो होती है ये लोअर वाले पार्ट को सप्लाई करी होती है, ये पहले बता दिया था आपको। यूजली विच ट्रेकियल रिंग्स आर इंसाइज्ड इन ट्रेकियोस्टमी, तो ये हमने पहले भी किया था कि जो सेकेंड थर्ड होते हैं वहाँ पे हम करते हैं, लेकिन इन्होंने बार बार एक ही बात लिखी हुई है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, वो तो मतलब नीचे की तरफ जाता है ना लोअर लेवल पे, तो इसका सेकेंड एंड थर्ड ही होना चाहिए ना, आई थिंक सो, यही होना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड के लेवल पे हम करते हैं, इनसीएन देते हैं, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टमी इज परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, तो क्या करने इसकी इन्होंने इंडिकेशन 64.1 टेबल पे लिखी हुई है कि अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, डिटेन्ड सिक्रीशंस हो या रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी हो, फिर हम ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म करते हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन किस केस में हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्रॉमा है, कोई न्यूप्लेज़म, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई एडिमा हुआ हुआ है लेरिंग्स का, या एब्डक्टर पैरालिसिस हुई हुई है बायलेटरल, या कंजेनिटल एनोमलीज हैं कोई ऐसी जिन्होंने रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की हुई है, उस केस में हम करते हैं। या रिटेन्ड सिक्रीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कफ नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द कोमा, बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, बिकॉज ऑफ द स्पैज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, बिकॉज ऑफ द पेनफुल कफ, बिकॉज ऑफ द एस्पायरेशन ऑफ द फेरेंजियल सेक्रीशंस, ठीक है। तो फिर वो नहीं, वो हमें ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी। और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी में उन्होंने बताया हुआ है कि क्रोनिक लंग कंडीशंस हो, फॉर एग्जांपल एम्फिसीमा हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस, इन सब हम क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए किया, हमने ब्रोंकियल टॉयलेट मतलब अंदर से जो एक्सक्रीशंस इनको बाहर निकालने के लिए किया, हमें डेड स्पेस को रिड्यूस करने के लिए किया। इसका एक्चुअली पीछे लिखा हुआ है इंडिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टमी में, के पीछे इसके ना ऊपर करके लिखा होगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि डेड स्पेस को भी रिमूव करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये फंक्शंस ऑफ ट्रेकियोस्टमी जो पीछे लिखा हुआ है ना, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है इम्प्रूव्स द एल्वेओलर वेंटिलेशंस, इट डिक्रीज द डेड स्पेस बाय 30 to 50%, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी डेड स्पेस होती है वो 150 होती है, तो ये उस डेड स्पेस को कम करता है, मतलब अंदर से सारी वो जो डेड स्पेस होती है जो कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में टेक पार्ट नहीं कर रही होती, उसको कम कर रहा होता है, ठीक है, सॉरी, उसको जो है वो क्या कर रहा होता है,
डिक्रीज़ कर रहा होता है, हाँ डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो इसने रिड्यूस भी करनी होती है डेड स्पेस और असिस्टेड वेंटिलेशन। ऑब्वियसली वेंटिलेशन हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें नेज़ल ब्रीदिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज़ हम बिल्कुल डायरेक्टली ट्रेकियोस्टमी इधर कर रहे हैं ना नीचे सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के लेवल पे, तो वहाँ से तो डायरेक्ट हवा आ जाएगी ना, तो ऊपर का क्या काम है, नेज़ल ब्रीदिंग का तो हमने कोई काम ही नहीं किया। जो द टॉन्सिल्स आर लोकेटेड बिटवीन द पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफ्रेंजियल आर्चीज़, तो वो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है कि ऐसे दो आर्चीज़ होती हैं, उनके दरमियान में हमारे टॉन्सिल्स पड़े होते हैं। मीन्स हमारे कौन से टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लूइश दिस ब्लूइश पल्सेटाइल कंप्रेसिबल मास व्हिच इंक्रीजेज विद स्ट्रेनिंग इज मोस्ट प्रोबेबली। एक्चुअली आपके पेज नंबर 162 पे लिखा हुआ है अबाउट दीज थिंग्स। इंसेफेलोसील क्या होती है, जो ब्रेन टिश्यू होता है ना वो हमारा जो है प्रोट्यूट आउट कर जाता है ना, इस तरह से हर्निएट कर जाता है, और जैसे ही हम जो है वो ज़ोर से स्ट्रेनिंग करते हैं, लाइक कोई भी कफ करें या कुछ, तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है ना, तो ये डर्मल फिस्टुला होता है जो दरमियान में, मतलब इसने डर्मोइड सिस्ट थी और उसने बाहर की तरफ एक ओपनिंग बनाई हुई है। ग्लायोमा में क्या होता है कि उसकी कनेक्शन होती है ड्यूरा के साथ, तो एज सच इंसेफेलोसील ऐसी होती है जिसमें जो है स्ट्रेनिंग के साथ जो है ना ये बाहर की तरफ प्रोट्यूट करती है। तो ये होता है कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, सर्जिकली रिड्यूसिबल होती है और इंक्रीज़ करती है स्ट्रेनिंग के साथ, दैट इज़ इंसेफेलोसील। देन आ जाए आप पेज नंबर 293 पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और ये कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है, पायोजेनीज है, ठीक है, हिमोलिटिक। अच्छा, ये वाला जो है ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है, तो उन्होंने यही कहा कि यंग हेल्दी पेशेंट है और उसको जो है स्वीयर पेन हो रही है गले में, और स्वीयर डायनोफीजिया है, और हाई ग्रेड फीवर है 2 डेज से, एग्जामिनेशन में स्वॉलन कंजेस्टेड टॉन्सिल्स हैं, फ्रैंक पस है इन द क्रिप्स ऑफ टॉन्सिल्स। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में हमें हाई ल्यूकोसाइड काउंट मिला, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज, ठीक है। और बाकी जो है वो इतने नहीं हैं। फिर आता है टू ईयर्स ओल्ड हेल्दी चाइल्ड वाइल प्लेइंग सडनली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बेसलाइन लैब इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन अ चाइल्ड शुड रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ। पहली बात तो ये है कि 2 साल का बच्चा एक खेल रहा है, ठीक है, और एकदम से उसको खेलते हुए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया। लैब इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल है, मीन्स उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा सच नहीं है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सडन जो हो, तो उसकी वजह से हमें क्या कंसिडर करना चाहिए बच्चे का, कि उसने अपने अंदर कुछ डाल लिया, फॉरेन बॉडी ले गया है, ठीक है, तो फॉरेन बॉडी एयरवे, ये जनरल सा क्वेश्चन था। उसके बाद नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड वाइल प्लेइंग इंजेस्टेड समथिंग विच कॉज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग फॉर द सॉलिड्स। तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस जो है इसोफेजियल फॉरेन बॉडी की क्या होगी, इसोफेजियल फॉरेन बॉडी है तो एंडोस्कोपी करेंगे ना, तो इसोफेजोस्कोपी करेंगे, यही जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है इसके लिए। यंग पेशेंट रिपोर्टेड स्वीयर राइट साइडेड थ्रोट पेन और डायनोफेजिया फीवर, क्विंसी जो है ना वो है। तो अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली स्पेस इन्वॉल्व, तो ये आपको पता है खुद भी कि पेरीटॉन्सिलर स्पेस में पहले भी हमने देखा है। 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड वॉज डायग्नोज्ड एज टू बी हैविंग लेफ्ट नेक लिम्फेडेनाइटिस विद abscess for the last 7 days. Response to the medication is not satisfactory. TLC is 15,000. तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, तो इसको क्या है, लेफ्ट नेक पे लिम्फेडेनाइटिस है, एब्सेस बनी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इन CN एंड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक कवर, ठीक है। एब्सेस जब भी बनी होगी तो उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद एंटीबायोटिक्स दे देंगे ताकि वो रिलीव हो जाए। एल्डरली पेशेंट रिपोर्टेड अ पेनफुल अल्सर ऑन द राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग फॉर द लास्ट 2 months, मतलब कि बूढ़ा आदमी है, उसके राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे 2 महीने से अल्सर बना हुआ है। और फिर हमें क्या पता चला कि वहाँ पे कैंसर हुआ हुआ है टंग का। तो अब हमने क्या करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे, इन CN बायोप्सी लेंगे, कौन सी लेंगे, इन CN बायोप्सी लेंगे। एक सीजनल में होता है कि सारा कैंसर रिमूव करके एक CN, जैसे हमने जो फाइब्रोमा दिखा था तो उसमें हमने एक सीजनल बायोप्सी की थी, इसमें हमने इन CN दे के बायोप्सी लेनी है। 71 वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, 72 वाला भी कर लिया, 73 वाला भी कर लिया। रेमसे हैंड सिंड्रोम आपको पता है हर्पीज ज़ोस्टर की जैसे होता है, हमने देखा था फेशियल नर्व के पैरालिसिस में वो करता है, और जेनिकुलेट गैंग्लियन का करेगा ना, क्योंकि फेशियल नर्व का है। 6 ईयर ओल्ड बॉय, ये भी हमने कर लिया होगा, थायरोग्लॉसल सिस्ट वाला। उसके बाद ये है कि वर्टिब्रा जो होते हैं हमारे हाइपोफेरिंक्स जो होते हैं उसके ऑपोजिट कौन से वर्टिब्रा होते हैं, तो याद रखना है जो हमारा नेजोफेरिंक्स होता है ना उसके ऑपोजिट कौन से पीछे वर्टिब्रा होता है, फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। उसके बाद जो ओरोफेरिंक्स होता है ना उसके अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो वी हैव द सेकंड एंड अपर पार्ट ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो होगा नेजोफेरिंक्स, ठीक है, फिर वी हैव द ओरोफेरिंक्स और फिर वी हैव द लेरेंजियोफेरिंक्स, ठीक है। तो अगर बात की जाए नेजोफेरिंक्स के पीछे फर्स्ट वाला है, ओरोफेरिंक्स के पीछे जो है सेकंड है, और थर्ड का ऊपर वाला पार्ट है, और बाकी जितने भी हैं 3, 4 और 6, ठीक है, से 3, 4, 6 तक जो है ना क्या है हमारे 6 वर्टिब्रा तक हमारे ये जो फेरिंक्स सारा लाई कर रहा होता है ना, तो 3, 4, 6 किसके पीछे है,
लेरेंजोफेरिक्स या हाइपोफेरिक्स भी कहते हैं ना हमारे लेरेंजोफेरिक्स को। तो क्या होगा इसका 3, 4, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कैरीज द टेस्ट सेंसेशंस फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो मैंने बताया था कॉर्डा टिम्पेनाई के फेशियल नर्व की ब्रांच वो लेके जाती है। जो द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ल्यूकोप्लेकिया इन द ओरल कैविटी। तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे होता है, बक्कल म्यूकोसा के ऊपर होता है। ये आपका पेज नंबर 253 पे लिखा हुआ है ल्यूकोप्लेकिया पे कि इसके जो साइट्स इन्वॉल्व बक्कल म्यूकोसा पे और ओरल कमिश्योर्स पे सबसे ज़्यादा ये जो है ना इन्वॉल्व करता है। फिर आप पेज नंबर खोल लें 349, वहाँ पे लिखा हुआ है ग्लॉटिक कैंसर के नीचे के इसमें ना देयर आर फ्यू लिम्फेटिक्स इन द वोकल कॉर्ड्स। मतलब कि ग्लॉटिक रीजन में लिम्फेटिक्स कम होते हैं। नोडल मेटास्टेसिस आर प्रैक्टिकली नेवर सीन इन द कॉर्डल लीजन्स, ठीक है, अनलेस द डिजीज स्प्रेड्स। और मतलब कि यहाँ पे जो नोडल इन्वॉल्वमेंट होती है वो नहीं होती। वैसे तो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ना ग्लॉटिक कैंसर। और ये मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि इसमें ग्लॉटिक कार्सिनोमा में क्या होता है कि नोडल मेटास्टेसिस जो होती है वो जो है नहीं होती, ठीक है। जो द फॉलोइंग नोडल मेटास्टेसिस इज रियली लेट, मतलब लेट होती है लेकिन यह है कि होती नहीं है, मोस्ट कॉमनली नहीं होती। 30 फिर आता है 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड द ENT डिपार्टमेंट, डिस्फेजिया हुआ है, खाया नहीं जा रहा उसे, कुछ लो ग्रेड फीवर है, 2 महीने हो गए हैं और स्वेलिंग है उसकी पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल पे, ठीक है। और नीडल एस्पायरेशन जब हमने की तो पस हमें मिली और एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन रिवील्स द चेंजेस इन द बॉडी ऑफ C5 एंड C6 वर्टिब्रा। मतलब कि वर्टिब्रा के अंदर कुछ चल रहा है, उसमें से पस निकल रही है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है जिसने हमारे वर्टिब्रा को ख़राब किया हुआ है। तो कौन सा हो सकता है बैक्टीरिया? जो होता है आपका TB, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके जब वर्टिब्रा में चले जाता है तो वो कॉज करता है। तो फिर आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रखोगे? इन सब में आपको जो कवर करना चाहिए वो क्या रखना चाहिए? एंटी-TB ट्रीटमेंट विद इंसिजन एंड ड्रेनेज थ्रू द एक्सटर्नल अप्रोच। जनरल क्वेश्चन था। एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टमी इज़, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्लीप एपनिया में हमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है। यूजुअल पैथोजन इन द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पायोजनीज होता है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? मिक्स्ड इन्फेक्शन। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है, सॉरी वो तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस था ना। जो पेरिटॉन्सिल, पेज नंबर 298 पे देखें, इटियोलॉजी लिखी हुई है कि कल्चर ऑफ द पस फ्रॉम द एब्सेस रिवील्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, और इन पे लिखा हुआ है मोर ऑफन द ग्रोथ इज मिक्स्ड, मतलब कि एरोबिक और एनारोबिक बोथ होते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में एक्चुअली क्या था और अब जो ये वाला है यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो हेयर यू विल फाइंड द मिक्स्ड इन्फेक्शंस। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में मिक्स्ड बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं, ठीक है। A patient developed oroentral fistula after tooth extraction. Which tooth extraction is commonly associated with this? ये पेज नंबर आपका है 208। यहाँ पे ओरो एंट्रल फिस्टुला लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, एंट्रम और ओरल कैविटी के दरमियान में कम्युनिकेशन बन जाती है और इसकी इटियोलॉजी उन्होंने लिखी हुई है कि डेंटल एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज। वैसे भी होते हैं कॉजेज दूसरे भी होते हैं कि सब लेबियल इंसिजन कोई हो, कॉर्वल लक ऑपरेशन के बाद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या कार्सिनोमा की वजह से, या फ्रैक्चर्स की वजह से, कोई भी इंजरी की वजह से, या ऑस्टियाइटिस ऑफ द मैक्सिला, सिफिलिस या मैलिग्नेंट ग्रैनुलोमा, इन सब की वजह से ओरो एंट्रल फिस्टुला बन सकता है। लेकिन डेंटल एक्सट्रैक्शन की वजह से मोस्ट कॉमन होता है और वो बता रहे हैं कि उसमें भी मोस्ट कॉमन है सेकंड प्री मोलर एंड अपर मोलर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकंड प्री मोलर एंड अपर मोलर, तो इसमें कौन सा होगा? अपर सेकंड प्री मोलर। तो ये मार्क कर लें MCQ। 3 years old boy having fever, difficulty in breathing, bull's neck appearance. On inquiry he was not properly vaccinated. तो कौन सा टेस्ट आप करवाएंगे? डिप्थेरिया है ना, तो कौन सा करवाएंगे टेस्ट? वैसे ये शिक टेस्ट होता है ये इसके लिए कुछ, तो लेकिन शिक टेस्ट भी होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि थ्रॉट स्वैब जो होता है ये कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि पक्का पक्का कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उसकी एक्चुअली क्या हुई हुई है कि उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। मींस दैट उसके मतलब यहाँ से हम स्वैब लेंगे, थ्रोट स्वैब, और बुक पे भी वैसे थ्रोट स्वैब ही लिखा हुआ है कल्चर के लिए जो हम लेते हैं। 35 years old male patient presented with a bluish color cystic swelling in the floor of mouth which disappeared on puncturing but reappear after some days, ठीक है। तो ये क्या होगा? रेनुला होगा। आपको पता भी है, ये मैंने आपको ये लेक्चर में था रेनुला, ठीक है, जो सिस्टिक सी स्वेलिंग होती है ओरल कैविटी के अंदर, वो हमने देखी थी। पेज नंबर 252 पे जो है ना इसका लिखा हुआ है रेनुला का कि सिस्टिक ट्रांसल्यूसेंट लीजन होती है इन द फ्लोर ऑफ माउथ, और ऊपर कर देती है हमारी टंग को। What will be the likely diagnosis with following analysis? Enlarged inflamed tonsils, multiple neck lymph nodes palpable, liver and spleen palpable। तो क्या होगा? तो ये हमने जब मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी, आपको पता है टॉन्सिल्स के ऊपर जो है वो टॉन्सिल्स हैं और साथ में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं, लिवर एंड स्प्लीन भी इन्वॉल्व हुए, मीन्स के सम काइंड ऑफ आपके पास कोई ऐसा है। और उसके हमने डिफरेंट जो है मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस के जो है DTs पढ़े थे, और उसमें से एक था एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, और उसमें हमने देखा था कि लिवर एंड स्प्लीन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो इसका होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है
ये बल्कि 293 पेज पे ना इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस का लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे आप मार्क भी कर लें कि लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक अलॉन्ग विद द स्प्लीनोमेगैली हुई होती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स जो है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं, WBCs काउंट में भी नॉर्मल, लेकिन यह है कि इसमें होता है। अच्छा, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट MCQ भी होता है कि इसमें हम पॉल बर्नल टेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट MCQ, पूछते होते हैं पॉल बर्नल टेस्ट हम किस लिए करते हैं। दिस इज एक्चुअली द मोनो टेस्ट विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। फिर ENT डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड फ्रॉम द लेबर रूम दैट न्यूनेट इज सायोनोज्ड बट इम्प्रूव्स विद क्राई, ठीक है। तो क्या होगा उसे, मतलब कि सायोनोज्ड है लेकिन जब वो रोता है तो इम्प्रूव हो जाता है उसको। तो ये बुक पे आपका जो है ना कोइनल एट्रेसिया लिखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको पहले भी एक MCQ बताया था कि इसमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑन द पेज नंबर 183, ठीक है। तो इन्होंने ये गूगल पे आंसर लिखा हुआ है कि पेशेंट्स जो होते हैं बायलेटरल कोइनल एट्रेसिया के, उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ होता है जैसे वो पैदा होते हैं, लेकिन जब वो क्राई करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि एयरवेज उनके ओपन हो जाते हैं रोते रोते हुए ना, तो फिर उनकी थोड़ी सांस आती है, तो फिर उनकी जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो थोड़ी सी ठीक होती है जब वो गले से थोड़ी सी सांस लेते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, bilateral corneal atresia, अपनी बुक पे लिख लें। 5 years old child presented with a casualty department the fever, severe respiratory distress, drooling of saliva from the mouth, and the child resists to lay down for a last 8 hours। तो क्या होगा ये जिसमें ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा हो रही होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, 5 साल का बच्चा है, फीवर है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और रेसिस्ट टू ले डाउन, मतलब कि वो पूरी ट्राइपॉड पोजीशन में जो है ना शो कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। तो ये तो आपको आना चाहिए खुद भी, ठीक है, मतलब कि हमें आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। 10 years old child from the far flanked area presented to the ENT department, फीवर है उसको, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, डर्टी मेम्ब्रेन उसकी टॉन्सिल्स पे बनी हुई है एंड फेरिंग्स पे बनी हुई है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप क्या करोगे, कल्चर करोगे ऑर्गेनिजम्स को, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं ना, गले में कुछ बना हुआ हो, तो देखा करें कि कहीं कल्चर तो नहीं करवाने वाली इन्होंने पूछा हुआ, ठीक है। अच्छा, 5 years old child presented with the hoarseness of voice, स्ट्राइडर है उसे, और मल्टीपल लेरेंजियल सर्जरीज जो हैं उसकी हुई हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी जब हमने देखा तो मल्टीपल वॉटी लीजन्स मिली हमें वोकल कॉर्ड्स पे और एपिग्लॉटिस पे। तो क्या होगा, वॉटी 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 से कुछ आपको समझ आती है कि क्या होते हैं वॉट्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस समझ आता है कुछ। तो इस तरह की जब चीज़ें हो ना, तो सामने से पता चल जाता है कि पेपिलोमेटोसिस हो रहा है, मल्टीपल लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस हुई हुई है, ठीक है। वॉटी लीजन्स हैं लेरेंक्स के ऊपर। 60 years old smoker presented in the ENT OPD the history of hoarseness for the last 4 months। डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी में हमें क्या मिला, राइट लेरेंज कॉर्ड, राइट वोकल कॉर्ड्स मूवमेंट्स नॉर्मल है, नेक इज क्लियर एंड देयर इज नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ही वाज डायग्नोज्ड एज अ कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंक्स, उन्होंने खुद ही बता दिया। तो अब ट्रीटमेंट आपने बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ENT OPD में आया है, उसको होर्सनेस है 4 महीनों से, और हमने जब देखा तो वोकल कॉर्ड्स की जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, नेक क्लियर है, मेटास्टेसिस जो है वो दूर कहीं नहीं गई हुई। तो क्या करो कि आपका पेज नंबर 352 पे जो 62.7 फिगर बनी हुई है, ये मैंने आपको बताई थी कि जब हमारा जो कैंसर है उसमें ये होता है कि कॉर्ड मोबिलिटी है, ठीक है, कॉर्ड मोबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सबसे पहले रेडिएशंस करते हो, रेडियोथेरेपी करते हो, और फिर अगर फेलियर होता है तो फिर आप कंजर्वेटिव लेरेंजेक्टमी करते हो, और अगर वो भी फेल हो जाता है तो फिर आप टोटल लेरेंजेक्टमी कर देते हो। और फिर ऑपोजिट साइड पे अगर कॉर्ड मोबिलिटी ख़राब है, ठीक है, या एंटीरियर कमीशन ऑफ द एडनॉइड वो ख़राब है, तो फिर आप कंजर्वेटिव लेरेंजेक्टमी करते हो, कोई रेडिएशंस नहीं करते, और अगर वो फेल हो जाए तो टोटल, मतलब उसमें आप डायरेक्टली जो है वो कंजर्वेटिव और टोटल की तरफ जाते हो। जबकि अगर मोबाइल होती है और जो है कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही, तो इट मीन्स दैट कि क्या है, आपकी मेटास्टेसिस नहीं है ना, तो M0 है ना, और मतलब M0 है, ठीक है, और N भी 0 है, मतलब नेक इज़ क्लियर, कोई भी आपको नहीं नज़र आ रहा, तो ये T2 का स्टेज का कैंसर होगा, और ऑब्वियसली इसमें आप रेडियोथेरेपी करोगे। थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट इज़ मोस्ट कॉमन एरिया, इसका क्या होता है, सब हायोइड एरिया होता है। ये पेज नंबर 445 पे एक डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है, मिड लाइन स्वेलिंग्स इन द नेक, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट होती है 4 नंबर पे उन्होंने बताई है, बिल्कुल हायोइड बोन के नीचे बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसकी रीजन होगा। हाइड बोन वैसे ऊपर आई थिंक, ये हाँ थोड़े से हाइड बोन के नीचे, फिर उसके नीचे थायराइड कार्टिलेज रिकॉइड है ना, तो थायराइड के नीचे बनी हुई है, तो सब हाइड एरिया में है। ये आपने MCQ रख लेना इसका। कहता है वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स, ये आपको पता होगा, लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि दिस इज एक्चुअली द वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड में जो नोड्यूल्स बनते हैं ना, वो बिल्कुल यहाँ पे करके बन रहे होते हैं, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, ठीक है, ये हमने किया हुआ है। उसके बाद आता है 24 years old patient present the fever, pain in the throat, or rhinophagia,
9 दिनों से है। एग्जामिनेशन पे पेशेंट पेल है, इल लुकिंग है, टॉन्सिल्स उसके स्वॉलन है, कंजेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका डायग्नोसिस क्या होगा, पेज नंबर पे आ जाए 294, ठीक है। उसमें देखिए ल्यूकीमिया लिखा हुआ है कि वो बता रहे हैं कि जो ल्यूकीमियाज़ है ना उनमें एक्चुअली क्या हुआ होता है कि जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है। एनीमिया इज़ ऑलवेज प्रेजेंट और ब्लास्ट सेल्स हमें मिलते हैं, और ल्यूकीमिया अलॉन्ग विद एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कंसिस्टिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 24 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, उसको फीवर है, पेन है थ्रॉट में, ठीक है, ओडाइनोफेजिया है लास्ट 9 डेज से, और पेल इल लुकिंग है। वो टॉन्सिल्स उसके जो हैं वो सॉलन है, कंजेस्टेड है। इसमें इन्होंने वैसे कोई मेम्ब्रेन वगैरह बना के कुछ भी नहीं बताया, और वो एनीमिया करवा दिया हुआ है उसको। अब एनीमिया से ही हम कहते हैं एनीमिया इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, तो इससे जो है ना याद रखना कि ल्यूकीमिया के अंदर मतलब हमारे ल्यूकीमिया है ना ब्लड का कैंसर है, तो जो है ल्यूकोसाइड्स जो है वो ज़्यादा हुए होते हैं, और उसके मुकाबले में जो ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन सॉरी कम हो जाता है, और एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। तो ये आपने हीमोग्लोबिन से फिर याद रखना है, ल्यूकीमिया कंसिडर करते हैं फिर हम। स्टेशन ट्यूब इज़ ओपन बाय द कंट्रैक्शन ऑफ, पेज नंबर 62 पे लिखा हुआ है फिगर 9.2 में बी पार्ट में, ट्यूब इज़ ओपन व्हेन द टेंसर विलाई प्लेटिनाई मसल कंट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ओपन करेगा ट्यूब को, टेंसर प्लेटिनाई, ठीक है, ये वाला टेंसर टिम्पनाई नहीं करना। स्टेशन ट्यूब जो होती है ये मिडल ईयर से हमारे नेजोफेरिंक्स में खुल रही होती है, ठीक है। इसका बोनी पोर्शन देखें पीछे 1/3 है, कार्टिलेजनस पोर्शन कितना है 2/3 है, ठीक है। और इसकी जो एंगुलेशन होती है वो 45 डिग्री होती है अडल्ट के अंदर। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए 36 मिलीमीटर्स होती है, जिसमें से जो बोनी पोर्शन होता है वो 12 मिलीमीटर्स का होता है, और कार्टिलेजनस पोर्शन 24 मिलीमीटर्स का होता है, ठीक है। सो ये इसका है। और इसकी जो डिफरेंस है एडल्ट्स की और इन्फेंट्स की देख लें कि अडल्ट्स में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन्फेंट्स में 10 डिग्री का एंगल बन रहा है। 36 मिलीमीटर्स की लेंथ है अडल्ट्स की, 18 मिलीमीटर्स है इन्फेंट्स की। ल्यूमेन किसका वाइडर है, इन्फेंट्स का। एंगुलेशन जो इस्थमस की है, इस्थमस क्या था, इस्थमस ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पे बोनी और कार्टिलेजनस पार्ट मीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ल्यूमेन जो होता है, एंगुलेशन जो होती है वो इसमें एडल्ट्स में प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज जो होता है एडल्ट्स का रिजिड होता है, इलास्टिक रिकॉइल एडल्ट्स का अच्छा होता है, ऑस्टमैन फैट होती है वो ज़्यादा होती है एडल्ट्स में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत ईजी हैं, ये पेपर में लूज़ नहीं करने मार्क्स, ठीक है। टेंसर प्लेटिनाई मसल होता है खोलने वाला, एक्टिव ओपनिंग करता है। और यूस्टेशन ट्यूब जो होती है वो ओरोफेरिंक्स में खुलती है, नहीं। ओपन होती है लिवेटर से, नहीं। टेंसर से होती है। वाइडर होती है अडल्ट्स में, नहीं। इन्फेंट्स में वाइडर होती है, तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। डी को क्लिक नहीं करके आना। यहाँ पे पेज नंबर 209 पे है कि वहाँ पे होता है सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर। यहाँ पे इसके ये फ्लोर बना रहे होते हैं हमारे मैक्सिलरी साइनस का, ठीक है। तो सेकंड प्री मोलर है और फर्स्ट मोलर है। पेज नंबर 96 पे ना आपका, मेरा गायब हो गया पेज नंबर 96 मेरा एमसीक्यू था, बल्कि 96 पेज ढूंढ रही थी, 208 पेज है आपका। तो इसमें ना इन्होंने ओरो एंट्रल फिस्टुला का हमने पहले देखा था ना कि सेकंड प्री मोलर और अपर मोलर के ऊपर होते हैं, मतलब यहाँ पे इससे डेंटल एक्सट्रैक्शन की वजह से बन जाता है। अब इसके बाकी कॉजेज़ देखें, एक मैंने आपको बताया था कॉल्डवेल लक ऑपरेशन की वजह से होता है, कार्सिनोमा की वजह से होता है, फ्रैक्चर्स या पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ की वजह से बन जाता है, या ऑस्टियाइटिस सिफिलिस या मैलिग्नेंट ग्रैनुलोमा की वजह से बन जाता है, ये मैंने बताया था ना। अब जो है ना इन्होंने बताया एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेकंड प्रीमोलर टूथ की वजह से बनता है, ठीक है। उसके बाद कार्सिनोमा की वजह से बनता है। फिर ये क्या आ गया, रेडिकल एंट्रोस्टमी ऑपरेशन, अजीब सा नाम है। ये कॉल्डवेल लक ऑपरेशन का दूसरा नाम इन्होंने दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, अभी गूगल से देखा है, तो इसका क्या रेडिकल एंट्रोस्टमी ऑपरेशन जो है ये दूसरा नाम है कॉल्डवेल लक का। और ये वाला इसका आंसर होगा, इंफीरियर मेटल एंट्रोस्टमी जो है वो इसमें इसका कॉज नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ द फेरिंग्स दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्राई हमने पहले कर लिया था, हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन नेक स्वेलिंग, आपकी क्या आपकी नज़र में कौन सी होती है सबसे ज़्यादा नेक स्वेलिंग, मतलब थायराइड कॉमन है, कॉमन तो है, लेकिन सब मैंडिबुलर सिल्वरी ग्लैंड इनलार्ज हो जाए वो कॉमन है, हाँ इतना नहीं है। थायरोग्लॉसल नहीं, इतना भी नहीं। अच्छा, इनलार्ज लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये तो बहुत सी डिजीज़ में इनलार्ज हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट कॉमन दैट विल बी इनलार्ज लिम्फ नोड्स, ठीक है। जनरल सा क्वेश्चन है। यूजुअल पैथोजन इन द पेरिटॉन्सिल हमने पहले पकड़ लिया था कि मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। 3 ईयर्स ओल्ड बॉय, थोड़े से रह गए एमसीक्यूज़। 3 ईयर्स ओल्ड बॉय फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बुल्स नेक की भी हमने पहले कर लिया था। थ्रोट स्वैब लेते हैं उसको कंसिडर करते हुए डिप्थीरिया को, ठीक है। फिर आता है कि ये वाला भी हमने पहले कर लिया था, ब्लूइश सिस्टिक स्वेलिंग फ्लोर ऑफ द माउथ में नज़र आई है, और ये रेनुला है। 8 years old male child was diagnosed a case of Bezold's abscess, which is the location of the pus in this child, ठीक है। तो बेजोल्स एब्सेस का आपको पता होगा, वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रोनिक सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में आपने देखा होगा।
तो वो कहाँ पे होता है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड जो है वहाँ पे पस होती है ना, तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड इसका आंसर होगा। तो मैं इसका आपको पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर है 87, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है कि बेसोल्स एब्सेस जो होती है ये लाई करती है डीप टू द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, फॉलो करती है पुशिंग द मसल आउटवर्ड्स, ठीक है। और फॉलो किसको करी होती है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, और फिर स्वेलिंग बन जाती है टिप ऑफ मास्टोइड एंगल ऑफ जॉ के करीब, और प्रेजेंट करती है अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल पे। अच्छा, ये सारा इन्होंने इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस ये है कि स्टेनोक्लीडोमास्टोइड जो होते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पस इन दिस चाइल्ड, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ पस क्या है आपने लिख लेना यहाँ पे, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। लोकेशन ऑफ पस मैंने भी लिख लिया। उसके बाद आता है 39 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट वॉज प्लान्ड फॉर टॉन्सिलेक्टमी टू अप्रोच फॉर द क्रेनियल नर्व इन द टॉन्सिलर बेड। कौन सी होती है क्रेनियल नर्व, टॉन्सिलर बेड हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कौन सी नर्व होती है वहाँ पे, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है, याद है आपको, बेड ऑफ टॉन्सिल में होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द T1 ग्लॉटिक कार्सिनोमा विच इज़ लिमिटेड टू 1 वोकल कॉर्ड। तो क्या होगी, T1 है और एक ही वोकल कॉर्ड पे है, मोबाइल भी होगा लोकल वोकल कॉर्ड, तो रेडियोथेरेपी होगी, ठीक है, रेडियोथेरेपी। ग्लोमस ट्यूमर जो होता है उसमें ग्लोमस जुगलारे जो होता है ये जूगलर बल्ब से राइज करता है, इसका भी लेक्चर है, हमने इसको डिस्कस किया था। और ये जूगलर बल्ब से राइज कर रहा होता है, ठीक है। एक प्रोमोन्ट्री पे होता है ना, एक जुगलारे होता है जो इसके नाम से पता चल रहा है कि जूगलर बल्ब से राइज कर रहा होता है ये। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ओरल कैविटी क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, स्क्वेमस है। स्क्वेमस में फिर हमने इतने ज़्यादा ट्यूमर्स देखे थे, लिप का वगैरह वगैरह। नॉन स्क्वेमस होते हैं इतने कॉमन नहीं होते, ठीक है। स्क्वेमस जो है वो कॉमन होते हैं। पेरीटॉन्सिलर एब्सेस अ कलेक्शन ऑफ पास इन द, ये बहुत दफ़ा आ गया और पता चल रहा है पेरीटॉन्सिलर है तो पेरीटॉन्सिलर स्पेस, हमें इस तरह के MCQs आ जाए ना पेपर में, क्या ही बात हो जाए। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टॉन्सिलेक्टमी इज़ प्राइमरी ब्लीडिंग, ठीक है। एक होती है ना प्राइमरी ब्लीडिंग, एक रिएक्शनरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी ब्लीडिंग जो है मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। वो कह रहे हैं तो आप इसको ना अपने पेपर में लिख, मुझे पेज नंबर भी याद हो गए हैं। 487 टॉन्सिलेक्टमी, 489 पे चलें। कॉम्प्लिकेशंस इमीडिएट जो हैं वो प्राइमरी हेमरेज इसका होता है, यहाँ पे वैसे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं कि प्राइमरी हेमरेज जो है इसकी मोस्ट जो है वो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलेक्टमी की, प्राइमरी ब्लीडिंग, ठीक है। वैसे ये एस्पिरेशन भी तो 25 years old salesman complains of recurrent swelling in the upper part of the neck which increases in size and becomes painful during eating। अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे करेक्ट डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, उसके अपर पार्ट ऑफ द नेक में ना रिकरेंट बार बार स्वेलिंग बन जाती है और इंक्रीज़ होती है और पेनफुल हो जाती है मतलब खाने के दौरान। तो हम इन्वेस्टिगेशन अब क्या करेंगे, ब्लड CP करवाएंगे, नहीं उस स्वेलिंग को देखेंगे ना कैसी है, ऐसे ही करेंगे ना, उस स्वेलिंग को देखना पड़ेगा हमें। FNAC करवाएंगे, नहीं इंसिजनल बायोप्सी नहीं, ओकेजनल एक्सरे ऑफ द ओरल कैविटी एक्सरे करवाएंगे, फिर ही पता चलेगा ना कहाँ पे है एग्जैक्ट स्वेलिंग, कहाँ पर है, इस तरह से। अच्छा, 50 years old man presents with a mass, खत्म होने वाले हैं बस, mass of the lymph nodes in the upper cervical region, complete physical examination जब हम upper aerodigestive tract की did not reveal any tumor। स्मोकर है वो और ड्रिंक करता है 2 to 3 times per week। तो अब हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट। अच्छा उसके लिम्फ नोड्स जो है ना वो स्वेल हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोई प्राइमरी ट्यूमर जो है वो नज़र नहीं आया, लेकिन वो स्मोकर भी है और ड्रिंकिंग भी करता है। तो इंसिजनल बायोप्सी नहीं, एक्सीजन ऑफ द सर्वाइकल नोड्स नहीं, ऑब्जर्वेशन फॉर अपेयरेंस ऑफ एनी प्राइमरी नहीं, ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे, सिंपल CT करवाएंगे। वैसे ये कितना अजीब MCQ है ना, और मुझे पता भी नहीं अभी इसको बुक में कहाँ से देखना है। तो इसके लिए FNAC उन्होंने लिखा हुआ है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अच्छा, नीडल एस्पिरेशन से भी ना हमारा कैंसर ही डिटेक्ट होता है। और ये है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी लंप है, कोई भी बम बना हुआ है बॉडी में, किसी में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है किसी चीज़ के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी फ्लूइड को निकाल के ना फिर उसको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। और इंसिजनल में क्या होता है कि लीजन बड़ी हो ना, फिर उसमें से हम थोड़ा सा पार्ट रिमूव करते हैं। जैसे ये है ना, स्मॉल वेज ऑफ द ट्यूमर इज़ रिमूव्ड, रिमूवल ऑफ द स्मॉल वेज ऑफ द लीजन और ट्यूमर इज़ इंसिजनल बायोप्सी। और एक्सीजनल में हम क्या करते हैं कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लीजन करते हैं ना। तो अब क्या है वो ये कह रहे हैं कि हमने किया लेकिन कोई हमें ना कोई प्राइमरी ट्यूमर नहीं मिला, तो अब हमने क्या करना है ना, नेक्स्टली क्या करना है। तो इंसिजनल एक्सीजनल ये सब कुछ तो है,
वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें कोई ट्यूमर तो लग नहीं रहा। तो अब हमने कुछ लेना है, कोई फ्लूइड लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी करेंगे। सीटी हम कब तब करवाते हैं जब हमें पता हो कि कोई ट्यूमर है और हमने उसकी एक्सटेंट को देखना हो। पहले हमने ये पता लगाना है कि कोई ट्यूमर है कि नहीं है, सही वाला, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से हम इसकी फाइन नीडल की तरफ जाएंगे। फिर 16 years old girl reported discharge and swelling in front of her neck for the last 18 months। फिर क्या हुआ, सर्जरी उसने की और 4 years पहले फिर सिमिलर कंप्लेंट्स आई। हर नेक एग्जामिनेशन शोज डिस्चार्जिंग साइनस इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, मोबाइल विद स्वेलिंग एंड इमेजिंग स्टडीज एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस आर अनरिमार्केबल। तो क्या होगा ये, थायरोग्लॉसल साइनस सिस्ट। ये दरअसल ना इसके अंदर से देखें कि फ्लूइड निकल रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है। मिड लाइन ऑफ द नेक उसी तरह है कि स्वेलिंग के साथ मोबाइल है, ये सारा थायरोग्लाइसल क्लॉसल सिस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो साइनस बन चुका है ना, अब बाहर फ्लूइड निकल रहा है, तो साइनस है, बाहर ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है। फिर इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ लें आप। अच्छा, ये जो है ना, इसमें दरअसल टॉन्सिल्स वगैरह सारे इनलार्ज हुए हुए हैं, लेकिन साथ में उनको लिम्फोसाइट्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं और लिम्फ नोड्स भी उसके इनलार्ज हुए हुए हैं ना। तो अब ये है कि सिंपल ये एक्यूट फॉलिकुलर साइनो टॉन्सिलाइटिस नहीं है, फेरेंजाइटिस तो है ही नहीं है, टॉन्सिल्स ज़्यादा हुए हुए हैं। ल्यूकीमिया नहीं है क्योंकि एनीमिया नहीं है ना, क्विंसी भी नहीं है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी नहीं बनी हुई, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा इसका। पहले इसमें स्प्लीनोमेगैली के साथ आया हुआ था ना, अब ये लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग के साथ आया। दिस इज़ ऑल अबाउट द इन थ्रॉट MCQs। अल्हम्दुलिल्लाह।